नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या लोकतंत्र जर्जर हो रहा है? क्या संविधान की अवहेलना सत्ता स्वयं कर रही है? क्या इस देश में संप्रभुता को भी खतरा उत्पन्न हो गया है? साथियों, एक साथ कई सवाल अगर पूछे जाएं तो सत्ता के पास या यूं कहें सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सच्चाई यही है कि लोकतंत्र दिनों दिन जर्जर हो रहा है और संविधान पर प्रश्न चिन्ह आज से नहीं अरसे से उठ रहे हैं। यहाँ तक कि संविधान के अस्तित्व पर खतरा भी मंडरा रहा है। तो ले देकर के बचती है संप्रभुता। जब लोकतंत्र और संविधान नहीं रहेगा तो देश, राष्ट्र और संप्रभुता कैसे बचेगी, सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। लोकतंत्र का पहला पिलर व्यवस्थापिका अगर यहाँ पर सत्ता पक्ष हुड़दंगई करके अपनी मर्जी से सदन को स्थगित सत्ता पक्ष ही करे और सैकड़ों सांसदों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया जाए या उनकी सदस्यता रद्द कर दिया जाए, तो यह दौर भी मोदी राज में देखा जा चुका है। और अभी कौन कौन से दौर देखने बाकी हैं नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से पुलिस बर्बरता युवाओं के साथ 20 जुलाई को संसद तक कूच करने, जंतर मंतर से संसद तक कूच करने के दौरान हुआ और उस बर्बरता की जवाबदेही लेने से सरकार कन्नी काट रही है, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष जिस ढंग से अड़ गया है मानसून सत्र में, तो क्या पूरा मानसून सत्र ही इस हठधर्मिता को स्वाहा चढ़ जाएगा? यानी अब 2 दिन बाकी रह गया है संसद सत्र खत्म होने में, लेकिन संसद का गतिरोध अभी तक थमा नहीं है और इस बार जो बिल पास होने थे, जिन्हें मंजूरी मिलनी थी, जिस पर चर्चाएं होनी थी, वह सब ठंडे बस्ते में रख दिए जाएंगे। हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो संसद सत्र आहूत किया जाता है। हजारों करोड़ रुपए देखते ही देखते 20 जुलाई से 13 अगस्त तक क्या पानी में मिल जाएगा? हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत बेरोजगारों, छात्रों, युवाओं, बेरोजगारों को रोजगार न दे पाने का संकट है, जिसे उन्होंने कभी 2 करोड़ नौकरियों के रूप में कहा था कि हर साल देंगे। और दूसरी तरफ सरकार में बहाली भी नहीं की जा रही है। रिक्तियां सैकड़ों में नहीं हैं, हजारों में भी नहीं हैं, लाखों में हैं। अगर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की रिक्तियों को मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा कम से कम 2.5 लाख तक जाता है और इस 2.5 लाख पदों पर बहाली नहीं की जा रही है। और दूसरी तरफ बेरोजगार आंदोलनरत हैं, या यूं कहें कि आंदोलन के पहले जिस तरह से आत्महत्या करते थे वह दौर चल रहा है। नीट पेपर को लेकर लीक होने वाले तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक होने को लेकर अब तक कितने युवाओं ने आत्महत्या की है, उसमें से सिर्फ 12 आंकड़े ही हमारे पास दिखाई दे रहे हैं।
तो जाहिर है कि जिस रास्ते पर आज की सत्ता चल रही है उसके पास संसद सत्र के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपया पानी में बहा देने के लिए है। उसके पास फिजूल खर्ची के नाम पर विदेश यात्राओं का तांता लगा रहता है। फिजूल खर्ची करने के नाम पर या यूं कहें कि देश को गिरवी रख देने के नाम पर जिस तरह से अडानी और अंबानी को माला माल किया जाता है इससे भी यह देश वाकिफ है। लेकिन दूसरी तरफ युवाओं की समस्याओं को लेकर के मोदी सरकार 2014 से ही सीरियस नहीं हुई है और आज जब युवा जेन-जी के रूप में प्रकट हो करके नरेंद्र मोदी की सत्ता को हिला चुके हैं, पूरी तरह से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं और जब संसद सत्र शुरू हुआ तो एक दिन भी संसद भवन में नहीं आए। हालांकि गृह मंत्री आते हैं लेकिन लोकसभा में नहीं आते हैं, प्रांगण में आते हैं, अपने ऑफिशियल काम धाम निपटाते हैं। सहकारिता मंत्री भी हैं, सहकारिता का काम भी निपटाते हैं और चले जाते हैं। न प्रेस से मिलते हैं, न लोकसभा के अंदर आते हैं, न राज्यसभा के अंदर आते हैं और न जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं कि जिन छात्रों के साथ बर्बरता हुई है, गोलियां चलाई गई हैं, लाठियों में कील जल करके लहूलुहान किया गया है, उसकी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, इसलिए वह संसद नहीं आ रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि रामलला मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा चोरी हुई, और यह चढ़ावा चोर कोई बाहर के डाकू नहीं थे, डाकुओं का गैंग आकर के चढ़ावा चोरी की लूट नहीं किया, बल्कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के इर्द गिर्द चलने वाले लोग जो मंदिर परिसर में बतौर कर्मचारी, बतौर अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उन्हीं लोगों ने गमन किया, उन्हीं लोगों ने लूट किया। तो इसकी भी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो रही है। और जिस तरह से विपक्ष चाहता है कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो, कि चढ़ावा चोरी कैसे हुई और जो चोरी हुई वह पैसा कहाँ गया। मीडिया के एक धड़े का कहना है कि आरएसएस के पास जो अकूत पैसा आया उससे उसने दिल्ली में झंडेवालान में गगनचुंबी इमारत तैयार कर लिया, जो कि अब आरएसएस का कार्यालय बन चुका है केशव कुंज के नाम से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस में रहे हैं वर्षों तक, या यूं कहें 35-40 साल तक। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने 35-40 साल तक भिक्षा मांगकर खाया है, तो इस दौरान वह आरएसएस में ही प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे। वैसे आरएसएस में नरेंद्र मोदी की एंट्री 8 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी, बड़नगर गुजरात में। तो आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर प्रधानमंत्री बनते हैं, और तीसरे टर्म में आकर के उनके गाड़ी का इंजन, या यूं कहें डबल इंजन, इस तरह से लड़खड़ाने लगा और इस तरह से उसमें ब्रेक अपने आप लगने लगी है कि अब लोग अंदेशा जता रहे हैं कि यह सरकार 2029 तक नहीं चल पाएगी, उसके पहले ही ढह करके गिर जाएगी। जेन-जी के कुछ युवाओं ने आज
जिस मोड़ पर नरेंद्र मोदी की सरकार को ला दिया है, ऐसा किसी को उम्मीद नहीं थी। और अगर जेएनजी और राहुल गांधी और विपक्ष इसी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लगे रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जिस ठसक के साथ सत्ता में न होने का स्वांग रच करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं और सत्ता के तमाम प्रतिष्ठानों में प्रचारकों को बैठा दिए हैं, इसका भंडाफोड़ जब राहुल गांधी ने इलाहाबाद में पहली बार किया तो आरएसएस खेमे में भूकंप आ गया और नरेंद्र मोदी के सत्ता तंत्र को झकझोरने का काम जिस तरह से इलाहाबाद के जेएनजी भाषण के दौरान देखने को मिला है, ऐसा राहुल गांधी का नजरिया, ऐसा राहुल गांधी का लहजा शायद पहली बार देखने को आया है। पूरे तंत्र को ध्वस्त करने और पूरे तंत्र का भंडाफोड़ करने के लिए उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को छोड़ा है और इशारों में लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ सुप्रीम कोर्ट पर भी निशाना साधने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जो कुछ भी कर रहे हैं इस दौर में संदेहों के घेरे में है। सबसे पहले उन्होंने जेएनजी को यानी आज की युवा शक्ति को काकरोच और परजीवी कह करके संबोधित किया और युवाओं ने स्वीकार कर लिया कि हाँ हम काकरोच हैं, हाँ हम परजीवी हैं और उसी काकरोच के नाम पर काकरोच जनता पार्टी की स्थापना कर दिया। यह सब जब हुआ तो चीफ जस्टिस को लगा कि काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। उसके बाद से जिस तरह से संभल कर जेएनजी के बारे में चीफ जस्टिस कमेंट कर रहे हैं, हमें लगता है कि वह भी एक तरह से मोदी और शाह की तरह डर गए हैं कि अगर जेएनजी को कड़े शब्दों में, जैसा कि कड़ा शब्द काकरोच और परजीवी था, अगर अब संबोधित किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। वैसे उसी संबोधन को लेकर उसी सुप्रीम कोर्ट में अगर जस्टिस भुइयां चीफ जस्टिस के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और उनके किए कराए को लेकर जिस तरह से रहस्योद्घाटन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा भी समय आ सकता है जब कोई बड़ी हस्ती या बड़ा जज यह भी कहे कि देश के आंदोलनकारी चींटियों की तरह है। जैसे युवाओं को काकरोच कहा गया, वैसे 140 करोड़ लोग जब आंदोलनरत होंगे तो उन्हें चींटियां कह करके इस देश के चीफ जस्टिस संबोधित करेंगे, क्योंकि उसी नरेंद्र मोदी और आरएसएस के तंत्र से सुप्रीम कोर्ट भी बिलोंग करता है और एक नेक्सस के तहत आरएसएस और मोदी सरकार के पक्ष में अगर अरसे से हर फैसले जा रहे हैं, हर तरह के कमेंट चीफ जस्टिस के और दूसरे जजों के जा रहे हैं, तो उसी कोर्ट में जस्टिस भुइयां भी हैं जो कि अलग रुख अपनाए हुए हैं और एकला चलो के मार्ग पर चल रहे हैं, उल्टी दिशा में चल रहे हैं। तो क्या जस्टिस भुइयां राहुल गांधी के आंदोलन को, जेएनजी के आंदोलन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और धर्मनिरपेक्ष भारत के कलेवर को यथावत रखने के लिए
लोकतंत्र को, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। हो सकता है कि खड़े हों, लेकिन इसकी घोषणा न तो राहुल गांधी करेंगे और न जस्टिस भुइयां करेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो राहुल गांधी को एक और मुकदमा झेलना पड़ सकता है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी प्रभावित करने, अपने पक्ष में करने का काम किया है। लेकिन यही काम अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं तो उनके खिलाफ इस तरह का कोई आरोप नहीं लगेगा। राहुल गांधी इस समय फुल फॉर्म में है और नरेंद्र मोदी बैक फुट पर हैं और शाह घबराए हुए हैं और आरएसएस प्रमुख की बोलती बंद है। जो कुछ बोल रहे हैं वह संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, युवाओं के खिलाफ, ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ बोल रहे हैं। भागवत का हालिया स्टेटमेंट है कि संविधान में वर्णित आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। लोगों को चाहिए कि अपने आप ही आरक्षण लेने से मना कर दें। इसी तरह का इनका स्टेटमेंट 2015 में आया था, बिहार में इन्होंने कहा था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की वहां बुरी तरह से हार हो गई। तो क्या आरक्षण की चिंगारी सुलगा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक और मुसीबत सामने लाना चाहते हैं मोहन भागवत? हमें नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी के दुश्मन हैं भागवत या दोस्त हैं। उनका बर्ताव कभी दोस्त जैसा होता है तो कभी दुश्मन की तरह होता है। सत्ता प्रतिष्ठान पर, सरकार के हर विभागों पर कब्जा करने के लिए संघ प्रमुख आगे होते हैं, इनके प्रचारक आगे होते हैं और वही संघ प्रमुख नरेंद्र मोदी और शाह को नसीहत देने के लिए, या यूं कहें कि डांट फटकार लगाकर अपने इरादों को कामयाब करने की दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश अगर करते हैं और नरेंद्र मोदी इनकार कर देते हैं कि हम, या यूं कहें कि हाथ खड़े कर देते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं, हम संविधान को नहीं खत्म कर सकते हैं और हम मनुस्मृति को नहीं लागू कर सकते हैं, तो भागवत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि नरेंद्र मोदी से किसी दिन दुश्मनी, किसी दिन दोस्ती, और यह सब प्रक्रिया लंबे समय तक आगे नहीं चल सकती है। और अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है और तमाम सांसद, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी जिस तरह से नरेंद्र मोदी और शाह की औकात को ठेंगा दिखा रहे हैं, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी समस्याओं से भी ग्रसित है और बाहर की समस्याएं तो पार्टी को और सरकार को के कद को, नरेंद्र मोदी के कद को, शाह के कद को तो प्रभावित कर ही रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से इन आसन्न संकटों से निपटते हैं। सिर्फ घरेलू संकट नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संकट भी ऐसे हैं कि नरेंद्र मोदी को अगर ट्रंप धमकी दे कि हम किसी भी क्षण नरेंद्र मोदी का कैरियर खत्म कर सकते हैं और एप्स्टीन फाइल को उजागर करके नरेंद्र मोदी के चाल, चरित्र और चेहरे का सच, कड़वा सच दुनिया के सामने लाने की अगर धमकी देते हैं और इसी बिना पर अपनी बातें मनवाने, भारत को झुकाने, भारत की संप्रभुता पर हमला करने और भारत सरकार को ललकारने, भारत सरकार को दो टूक सुनाने
के लिए अगर ट्रंप नरेंद्र मोदी के दोस्त होते हुए भी दुश्मन की भूमिका में आ गए हैं, तो समझ लीजिए कि अब नरेंद्र मोदी के दोस्त भी दुश्मन बन गए हैं और दुश्मन एक बड़े दुश्मन के रूप में सामने आ गए हैं। दुश्मनों में सबसे बड़े जैन जी हैं, फिर राहुल गांधी हैं, फिर 98 करोड़ मतदाता हैं और इन सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई हैं तो वह ट्रंप हैं, जो किसी भी दिन, किसी भी घंटे, किसी भी प्रहर, किसी भी समय नरेंद्र मोदी का कैरियर खत्म करके उनकी सियासत को मिट्टी में मिला सकते हैं। राहुल गांधी ने भी चैलेंज किया है कि 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रहेगी और जब जैन जी की वजह से नरेंद्र मोदी शाह घर बैठ गए हैं, बोलती बंद हो गई है, संसद नहीं आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आरएसएस के अंदर इन सब बातों को लेकर घमासान मचा है, गृह युद्ध पार्टी के अंदर छिड़ा हुआ है, तो समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का भविष्य क्या होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।